जनपद रामपुर में आज सपा प्रत्याशी आसिम राजा के समर्थन में किले के मैदान में एक जनसभा थी। इस जनसभा को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी रामपुर पहुंचे और सपा प्रत्याशी आसिम राजा के लिए जनता से वोट की अपील की। वहीं आजम खान ने मंच संभालते ही अपने तल्ख अंदाज में कहा, योगी जी, मुझे, मेरे बेटे, मेरी पत्नी, हम चारों लोगों को आप विधानसभा के सामने गोली मार दो, मैं अपना खून माफ़ करता हूँ। वहीं जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ को कहा कि हमेशा गुस्से में रहते हैं और कुछ लोग उन्हें छोटा मगम्बे भी कहते हैं। प्रदेश संभल नहीं रहा है और झूठ बोल बोलकर यहाँ तक पहुँच गए। वहीं सपा नेता आजम खान ने अपनी स्पीच के दौरान कहा, जब मैंने अपनी ज़िंदगी की सियासी सफ़र की शुरुआत की थी, मेरा पहला रिश्ता, पहला सियासी ताल्लुक जयंत चौधरी जी के दादा चौधरी चरण सिंह के दिए हुए टिकट पर मैंने पहला चुनाव जीता था। वहीं आजम खान ने मंच से नारे भी लगाए, लाठी डंडे खाएंगे, आसिम राजा को जिताएंगे। लाठी डंडा खाएंगे, आसिम राजा को जिताएंगे। लाठी डंडा खाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के कौमी सदस्य जनाब जयंत चौधरी साहब और मेरे लिए इसलिए बहुत खास और काबिल-ए-एहतराम है कि जब मैंने अपनी जिंदगी के सियासी सफर की शुरुआत की थी तो मेरा पहला रिश्ता और पहला सियासी ताल्लुक आपके मरहूम दादा साहब चौधरी चरण सिंह साहब से हुआ था। और उन्हीं के दिए हुए टिकट पर मैं पहला चुनाव जीता था। इसलिए ये भी इस खानदान, इस परिवार से मेरा एक तारीखी रिश्ता है। इस स्टेज पर मेरे और मेरी औलाद के अलावा कोई अपराधी नहीं है। मैं उस सबसे बड़ा अपराधी मेरी औलाद है, जिसकी यौम पैदाइश साबित नहीं कर सके। ऐसा होगा हिंदुस्तान खाकी वर्दी के साए में दहशत, जिल्लत, अरे देखो भोले रामपुर को मार डालो। इनकी जिंदगी का हक क्यों छीन लिया तुमने? मैं इस जबान खोलूं तो मुकदमा, ऐ मेरी बहन, मैंने तो तेरे लिए लड़ाई लड़ी थी और तूने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। तुम्हारे दरवाजे तोड़े हैं, तुम्हारी नकाबें उल्टी हैं, तहसील तुम पर फैलाई गई, जुल्म तुम पर हुआ है और तुम्हारी लड़ाई लड़ूं तो मैं मुझे और तुम खामोश तमाशाई जालिम के साथ जाकर खड़े हो जाओगे। योगी साहब, मोहतरम वजीर आला साहब, आपने हमारी कर्तव्यत पूछी थी, हमारी सेहत पूछी थी आपने, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन आपने हमें मूल्य का वक्त नहीं दिया। सिर्फ इसलिए कि एक अधिकारी जो आपको और खास तौर को जाना गया है, बर्बाद किया है। आप तो धर्म वाले हो, मालिक को मानने वाले हो, पूजा और पाठ वाले हो, अपने आप से सवाल करो, इन गरीबों का गुनाह मेरा गुनाह है, मेरी औलाद का गुनाह है, मेरी बीवी का गुनाह है। जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर अपना खून माफ करता हूँ। विधानसभा के सामने खड़ा करके हम चार लोगों को गोली मारता हूँ। हम अपना खून माफ करते हैं, जवाब बना माफ बात को हम इतने परेशान हैं। मुझे मारने वालों, तुम्हें मौत आनी है, मर जाओगे एक दिन, लेकिन मुझे मारने या न मारने वाला वो है जिसे न मौत आई है और न मौत आई। बताओ, मेरा बचाने वाला बाप है या मेरा मारने वाला? आज जिन लोगों को स्टेज दिया जा रहा है, कल नहीं दिया जाएगा, देरी नहीं बचाएगा, पोछा लगाएगा और पोछा भी नहीं लगाया जाएगा। 8 तारीख के बाद उस
सिराज से ठोकरे मारकर निकाला जाएगा। तेरे लिए कोई जगह नहीं है, जा तेरे जा। अगर तू आजम हारा नहीं हो सका तो फिर हमारा कैसे? लाठी डंडा खाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे। जिक्र करता हूं गुरजीत जी का, जो लखीमपुर का नरसिंहहाट था, जो मुख्य गवाह है, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन मुख्य गवाहों की रक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। मेरी अभी पिछले 5 दिन पहले उनसे बातचीत हुई और पता लगा कि उनकी सुरक्षा हटा दी गई। मेरे कार्यालय ने जब एसपी देहात से बात की, बताया गया कि उनके खिलाफ मुकदमे है, इसलिए उनको सुरक्षा नहीं दी जा सकती। लानत है ऐसी सरकार को, ऐसी व्यवस्था को, जो सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। आजम साहब ने तो 5 तारीख का जिक्र किया है, 5 तारीख पर मेरी विशेष निगाह रहेगी और 5 के बाद ऐसे किसान परिवारों के साथ जो अन्याय हुआ है, ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसे परिवारों को न्याय दिलाना। उस परिवार की भी मैं बता दूं, जिस परिवार को मैं जब मिलने जा रहा था तो पूरी सरकार आमने सामने मेरे रास्ते को रोकने पर खड़ी हो गई। हाथरस के उस पीड़ित परिवार, क्या क्या प्रताड़ना उस परिवार में सही है। ये नवंबर की तारीख, दिसंबर हो गया 2022 का, 2 साल हो गए। अभी तक मुख्यमंत्री ने जो उस परिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और फिर डीएम ने चिट्ठी लिखकर जो वादे किए थे विस्थापना के लिए कि तुम्हें हम जमीन दिलाएंगे, मकान दिलाएंगे, सरकारी नौकरी तुम्हारे घर के परिवार के सदस्य को दिलाएंगे, हाथरस के रेप पीड़ित के उस परिवार को वादे योगी सरकार अब तक पूरा नहीं कर पाई। लानत है। SC/ST एक्ट में 3 महीने में सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, जब ऐसे मामले होते हैं कि 3 महीने के अंदर मुआवजा पीड़ित परिवार को देना होता है। ये देश का कानून है। योगी जी तो गुस्से में रहते हैं, छोटा मोबाइल कहते हैं उनको, कुछ लोग। मैं उनको भी कहूंगा कुछ मुस्कुराओ यार। मैं जानता हूं आप टेंशन में हो, प्रदेश समझ लेगा, बहुत झूठ बोल बोल के यहां तक पहुंच गए। अब क्या करें? अगर आपके साथ कोई अत्याचार और अन्याय होगा 5 तारीख में तो वह गूंज वहां दिल्ली के सदन में उठेगी। जो लगातार 10 बार से अधिक बार विधायक बनने के बाद पूरे देश प्रदेश में जिनका एक नाम चलता है, वो शख्सियत आदरणीय आजम खान साहब, उन्हें किसी भी साजिश के तहत हटाने के लिए जिस प्रकार ये चुनाव लाया गया है, ये पूरा देश, पूरा प्रदेश और रामपुर की जनता इसे अच्छी तरीके से समझती है। जल्दबाजी के तहत एक फैसला आता है और शाम को सदस्यता खत्म कर दी जाती है, अगले दिन चुनाव ला दिया जाता है और एक संदेश दिया जाता है कि रामपुर का चुनाव जीतकर आदरणीय आजम खान साहब के घर को ढाना है। लेकिन मैं खुले मंच से कहना चाहता हूं कि ये ना आपके बस की बात है और आप कितनी कोशिशें कर लें, जनता के प्यार की वजह से आदरणीय आजम खान साहब के घर की जो नींव की ईंट है, वो एक गरीब के परिवार से, झोंपड़ी से लेकर बुजुर्गों, नौजवान साथियों को और उनके हमदर्दियों की एक ऐसी नींव है जिसे ढाना आपके बस की बात नहीं है। और जैसे लगातार 10 बार से आप इस चुनाव को पराजित होते हुए आए हो, 11वीं बार भी 5 तारीख के बाद आप पूरी तरीके से यहाँ से चुनाव हारोगे और आपकी मानसिकता का पता लग जाएगा। ये जो प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत चल रही है, ये भ्रष्टाचार और गुंडाराज के तहत जनता का दमन करने पर तुली हुई है। इनके खुद के कार्यकर्ता बुरी तरीके से घबराहट में कोई बात नहीं करना चाहते
जाते। इनका तो खुद का कार्यकर्ता ही इनसे संतुष्ट नहीं है, जनता से संतुष्ट होना तो बहुत बड़ी बात है। इनका कार्यकर्ता, एक बात वो है कि जैसे एक बैठक सजाई गई और बात आई कि दिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, और तमाम मीटिंग आई, बस डर ये रहा जब दिल्ली आई तो सब बातें। इनके कार्यकर्ता समय संतुष्ट नहीं है। एक लेखपाल, एक निचले स्तर का सामान्य सफाई का उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन ये जनता से शोषण कर रहे हैं और आजम खान साहब को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ये बुरी तरीके से विफल होंगे। और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, इसमें किसी का बहराज नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों कान खोलकर सुन लीजिए, 15 साल तक सड़कों पर तड़पते थे, सत्ता नहीं देखी थी आपने। और मैं भी भारतीय जनता पार्टी में काम कर चुका हूँ, तड़पते थे, रोते थे, बिलखते थे। आज अगर सत्ता आ गई है तो इसमें अहंकार न दिखाएं, क्योंकि 2024 के बाद परिवर्तन होगा और फिर वो आ जाएगा, जिसको फिर आप याद करोगे। और 5 तारीख को भारी संख्या में मतदान करने आए। सुबह जलपान बाग में पहले मतदान और भारी संख्या में बाहर निकलकर साइकिल के निशान दबाकर आदरणीय आजम खान साहब के हौसलों को, जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे और बुलंदी देनी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यही कैंडिडेट साहब थे, पूरा प्रशासन था और मुरादाबाद वाले हजरत वहीं से बैठकर पूरा चुनाव लड़ा रहे थे। पूरा चुनाव उन्हें पूरे मंडल में बस 2 ही सीटों पर दिलचस्पी थी, एक रामपुर पर और एक स्वार पर। लेकिन नतीजा वही आया जो आप चाहते थे और जो आपका मालिक चाहते। और जब ये जान लिया कि आजम खान साहब को हराना मुमकिन नहीं है, इसलिए साजिश कर हटा दिया। इसलिए ये उपचुनाव है। लेकिन याद रखिएगा एक बात, हालात, वक्त और मुकद्दर किसका कब पलट जाए कुछ नहीं मालूम चलता। अब वो कह रहे हैं मैं आजम खान को हराने के लिए भाजपा में भी चला जाऊंगा। सच कहो कोई जगह बाकी नहीं बची जो लेने को तैयार हो। भाजपा वालों का खुद का इतना लंबा जहाज है, हमारे यहां से जितने गए हैं वही मन से उतारे जा रहे हैं। वो ही मन से उतारे जा रहे हैं। पूरा चुनाव हो गया देखते हुए, माशाल्लाह हमारे यहां से जितने गए थे वो बस वफादारी साबित करने में थूका हुआ नहीं चल रहा है। सब कुछ बस थूका नहीं चल रहा है, बाकी सब कर रहा है। और मैं तो अभी कह रहा था बैठा हुआ कि इस चुनाव के खत्म होते होते एक काम जरूर होगा, लोग अपने बच्चों का नाम अब्दुल नहीं रखेंगे।